दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक प्यारे एक हवस के भूखे युवक की है। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। चलें कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस्म की आग किसका दिमाग खराब कर दी, कौन जाने। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी एक शादी टूट चुकी थी और उसको जिस्म की लत लगी हुई थी। उसने अपनी प्रेमिका को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। जब प्रेमिका ने मना किया तो उसको जान से मार डाला। विभूति को लगता था कि गौरव उससे शादी करेगा, जबकि गौरव उसे मात्र शारीरिक जरूरत पूरी करने का साधन समझता रहा। गौरव का इरादा जानने के बाद विभूति ने उसकी इच्छा पूरी करने से मना किया तो विभूति का सामान ज्यादा और भारी था, इसलिए सीट के नीचे एडजस्ट करने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उसे परेशान देखकर सामने की सीट पर बैठे युवक ने कहा, मैडम, आप बुरा न माने तो आपका सामान एडजस्ट कराने में मैं आपकी मदद कर दूं। विभूति ने युवक की ओर देखा और उठकर एक किनारे खड़ी हो गई। एक तरह से ये उसकी मौन सहमति थी। उस युवक ने विभूति का सारा सामान पल भर में सीट के नीचे करीने से लगा दिया। उसके बाद हाथ झाड़ते हुए बोला, अब आप आराम से बैठिए। थैंक यू कहकर विभूति युवक के सामने वाली अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। ये खामोशी शायद युवक को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए चुप्पी तोड़ते हुए उसने पूछा, मैडम, आप कहाँ तक जाएंगी? मुंबई तक। विभूति ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। युवक शायद विभूति से बातचीत के मूड में था, इसलिए उसने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, आप यहाँ की रहने वाली हैं? नहीं। विभूति युवक को लगभग घूरते हुए बोली, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरी कंपनी ने एक फैशन शो आयोजित किया था, उसी में भाग लेने आई थी। आप मॉडलिंग करती हैं क्या? युवक ने हैरानी से पूछा। मैं मॉडल नहीं, फैशन डिजाइनर हूँ, विभूति ने कहा। अच्छा, आप ड्रेस डिजाइनर हैं। मैं भी एक तरह से डिजाइनर ही हूँ। आप अपनी डिजाइन से लोगों को सजाती हैं, तो मैं अपनी डिजाइन से लोगों के घर, होटल आदि सजाता हूँ। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। मैं भी मुंबई का ही रहने वाला हूँ। यहाँ एक होटल में मेरा काम चल रहा है, उसी सिलसिले में आया था। इतनी सारी बातें होगी। कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, ये तो पता चल गया, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे का नाम नहीं जान सके। चलो पहले मैं ही अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम विभूति है और मैं मुंबई के घाटकोपर में रहती हूँ। क्या करती हूँ ये आप जान ही गए हैं, विभूति ने कहा। मैं क्या करता हूँ ये आपको पता चल ही चुका है। मेरा नाम गौरव बरुआ है। मैं मुंबई के विले पार्ले जोहू स्कीम में रहता हूँ। गौरव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि विभूति झट बोल पड़ी, आप तो मुंबई के बहुत ही वीआईपी इलाके में रहते हैं। पिताजी जब मुंबई आए थे तभी वे यह बंगला खरीदा था। बाकी मेरी हैसियत वहाँ बंगला खरीदने की कहाँ है, गौरव ने कहा। इस तरह गौरव और विभूति में बातचीत शुरू हुई तो दोनों तब तक बातें करते रहे जब तक ट्रेन मुंबई नहीं पहुंच गई। इस बीच दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। मुंबई पहुंचने पर गौरव ने विभूति का सामान उतरवाया ही नहीं बल्कि बाहर तक लाने में मदद भी की। बाहर विभूति के पापा गाड़ी लिए खड़े थे, वह उनके साथ चली गई तो गौरव टैक्सी करके अपने घर चला गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेन पर हुई इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए चाहत का एक कोना बना दिया था। दरअसल दोनों ही पढ़े लिखे और ठीक कट्ठा घरों से तो थे ही, देखने में सुंदर और बातचीत में भी काफी स्मार्ट थे। शायद यही वजह थी कि दोनों ही एक दूसरे को भा गए थे। लेकिन सवाल यह था कि बात कैसे आगे बढ़े। गौरव शायद विभूति के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन था। वह स्टेशन पर विभूति को विदा करके घर तो आ गया था, लेकिन उसका दिल खूबसूरत विभूति के साथ चला गया था। उसकी आंखों में नींद की जगह विभूति समा गई थी। स्त्री सुख के लिए तरस रहे गौरव को विभूति की सुंदरता और वाचालता ने कुछ इस तरह से प्रभावित किया था कि एक बार फिर उसे पत्नी की याद सताने लगी थी। वह उस सुख के लिए छटपटाने लगा था जो कभी पत्नी से मिलता रहा था। वैसे तो पत्नी के छोड़कर जाने के बाद से गौरव बरुआ को औरत नाम से नफरत हो गई थी, लेकिन विभूति से मिलने के बाद वह नफरत एक बार फिर प्यार में बदल गई थी। पहले उसे औरतों से जितनी नफरत थी, विभूति से मिलने के बाद उससे उतना ही प्यार हो गया था। वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा था, लेकिन फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
संकोच हो रहा था कि फोन करने पर वे उसके बारे में क्या सोचेगी। दूसरी ओर विभूति का भी वही हाल था जो गौरव का था। गौरव का बात व्यवहार और कदकाठी उसे कुछ इस तरह से भाई थी कि हर पल वे उसी के बारे में सोचने को मजबूर थी। 29 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब विभूति किसी युवक के प्रति आकर्षित हुई थी, यानी उसका दिल आया था। एक तरह से उसे गौरव से प्यार हो गया था, लेकिन चाहकर भी वह गौरव को फोन नहीं कर पा रही थी। 4 से 5 दिनों तक तो गौरव ने खुद को किसी तरह रोके रखा, लेकिन जब नहीं रहा गया तो उसने विभूति को फोन कर ही दिया। गौरव के इस फोन ने विभूति के दिल को काफी ठंडक पहुंचाई। हालांकि उस दिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि लगता कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ चल रहा है, लेकिन बातचीत का रास्ता जरूर खुल गया था। एक बार बातचीत शुरू हुई तो ये सिलसिला सा बन गया। धीरे धीरे बातें लंबी होती गई। फिर एक समय ऐसा भी आ गया जब दोनों समय निकालकर एक दूसरे से मिलने लगे। लगातार मिलते रहने से जल्दी ही दोनों करीब भी नहीं आ गए, बल्कि उनके शारीरिक संबंध भी बन गए। इसकी वजह यह थी कि विभूति को पाने के लिए गौरव ने शादी का वादा कर लिया था। विभूति भी उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए वह गौरव की हर इच्छा पूरी करना अपना फर्ज समझने लगी थी। यही वजह थी कि चाहकर भी वह स्वयं को संभाल नहीं पाई और सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर गौरव की इच्छा पूरी करने लगी। इस तरह गौरव जो चाहता था वह उसे आसानी से मिल गया था। एक बार मर्यादा टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। गौरव ने अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर पर ही अपना ऑफिस बना रखा था, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर वह माँ के साथ रहता था। इसलिए जब भी वे खाली होता फोन करके विभूति को अपने ही ऑफिस में बुला लेता था। विभूति को काम भी होता तब भी वह मना नहीं कर पाती थी और गौरव से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीतता रहा। गौरव और विभूति को मिलते हुए लगभग 2 साल का समय बीत गया। इस बीच विभूति ने न जाने कितनी बार गौरव से शादी के लिए कहा, लेकिन गौरव ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। गौरव की इस तरह लगातार बहानेबाजी से विभूति को लगने लगा कि गौरव उसे सिर्फ एंजॉय का साधन समझता है। शादी का उसका कोई इरादा नहीं है, यानी शादी का झांसा देकर वे उसका यौन शोषण कर रहा है। इस बात का एहसास होते ही विभूति गौरव पर शादी का दबाव डालने लगी। गौरव ने इसे पहले की ही तरह लापरवाही से लिया, लेकिन जब विभूति ने उस पर कुछ ज्यादा ही दबाव बनाया तो वह बौखला उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, क्योंकि अब विभूति के शरीर के बिना रहना उसके लिए मुश्किल था, जबकि विभूति ने पक्का इरादा बना लिया था कि अब वह शादी के बाद ही गौरव को अपने शरीर से हाथ लगाने देगी। गौरव ने देखा कि विभूति किसी भी तरह नहीं मान रही है, तो काफी सोच विचार कर उसने उसे समझाने और मनाने के लिए फोन करके अपने बंगले पर बुलाया। शनिवार का दिन था। काम ज्यादा न होने की वजह से विभूति शाम को गौरव के बंगले पर जा पहुंची। बातचीत और इच्छा पूरी करने में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था, तब बात मां तक पहुंच सकती थी। बात मां तक न पहुंचे, इससे बचने के लिए गौरव ने कार निकाली और विभूति को बैठाकर समुद्र के किनारे जुहू चौपाटी की ओर निकल पड़ा। काफी समय तक गौरव विभूति के साथ इधर उधर घूमता रहा। इस दौरान वो विभूति को भरोसा दिलाता रहा कि जल्दी ही वह उससे शादी कर लेगा। जब उसे लगा कि विभूति मान गई है तो वह उसे लेकर बंगले पर आ गया। बंगले पर आकर उसने विभूति से शारीरिक संबंध की पेशकश की तो उसने साफ मना कर दिया, जबकि गौरव पूरे मूड में था, इसलिए वह उसे मनाने लगा, जबकि विभूति अपनी बात पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि अब तक जो हुआ वह बहुत है, अब वे उसे शादी के बाद ही हाथ लगाने देगी। लेकिन गौरव वासना के उन्माद में पूरी तरह अंधा हो चुका था, इसलिए वह होश खो बैठा। उसे अच्छे बुरे का भी ख्याल नहीं रहा। आवेश में आकर उसने विभूति का गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस पर भी विभूति नहीं मानी तो गौरव ने उस पर दबाव बनाने के लिए उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गुस्से में होने की वजह से दबाव बढ़ गया तो विभूति मर गई। विभूति एक और लुढ़क गई तो वासना के उन्माद में अंधे गौरव की आंखें खुली। जब उसने देखा कि विभूति मर चुकी है तो वह बुरी तरह डर गया। पुलिस और कानून से बचने के लिए विभूति के शव को ठिकाने लगाना जरूरी था। दूसरी ओर माँ का भी डर था। सुबह होने पर माँ को इस बात की जानकारी हो उसके पहले ही वे विभूति के शव को ठिकाने लगा देना चाहता था।
उसने कागज के एक पुराने बॉक्स में लाश डाली और उसे कार की डिक्की में रखकर जान की परवाह किए बगैर उतनी रात को पवई कस्टम विभाग कॉलोनी के पीछे घने जंगलों में जा पहुंचा। लाश को एक खाई में डालकर साथ लाए क्लीनर के पूरे कैन को उसके ऊपर उड़ेल कर जला दिया। ये 9 नवंबर 2013 की रात की घटना थी। 10 नवंबर की सुबह यही कोई 11 बजे मुंबई के उपनगर अंधेरी के पॉश इलाके के थाना पवई के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुल्ला को किसी ने फोन द्वारा सूचना दी कि पवई कस्टम कॉलोनी के पीछे के जंगल में कुछ दूर अंदर जाकर घनी झाड़ियों के बीच एक खाई में एक महिला की क्षत विक्षत लाश पड़ी है। लाश पड़ी होने की जानकारी मिलते ही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुल्ला ने तुरंत ड्यूटी अफसर से ये मामला दर्ज कराने के साथ घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों और कंट्रोल रूम को दे दी। इसके बाद वो कुछ सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए 10 मिनट में वे पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जहां लाश पड़ी थी वह स्थान निर्जन और सुनसान था। वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि पवई कस्टम विभाग कॉलोनी का ये इलाका संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जहां अक्सर तेंदुए और अन्य खतरनाक जंगली जानवर खुलेआम घूमते दिखाई दे जाते हैं। इसलिए यहां आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। पहले तो पुलिस को लगा था कि किसी आदिवासी महिला को किसी जंगली तेंदुए ने अपना शिकार बनाया होगा, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि ये जंगली जानवर का नहीं, किसी आदमखोर इंसान का काम था। स्थिति स्तब्ध करने वाली थी। महिला की अधजली क्षत विक्षत लाश 8 से 10 फुट गहरी खाई में पड़ी थी। लाश की शिनाख्त और सबूतों को मिटाने के लिए हत्यारे ने महिला के चेहरे से लेकर पैर तक केमिकल डालकर बुरी तरह से जला दिया था। हत्यारे ने वहां कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था जिससे पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलती। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुल्ला सहयोगियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हिमांशु राय, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर निकित कौशिक, अरविंद महावधी, डीसीपी अंबादास पोटे आदि क्राइम टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। सभी अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्राइम टीम ने अपना काम कर लिया तो अधिकारी थाना पुलिस को दिशा निर्देश देकर चले गए। पुलिस अधिकारियों के जाने के बाद सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुल्ला ने लाश को खाई से बाहर निकलवाया और अन्य सारी औपचारिकताएं पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया। इसके बाद थाने आकर मृतका का पूरा हुलिया बताकर महानगर के सभी पुलिस थानों को लाश बरामद होने की सूचना दे दी। थाना पवई पुलिस को उम्मीद थी कि किसी न किसी थाने में मृतका की गुमशुदगी अवश्य दर्ज होगी, लेकिन पवई पुलिस को इसका कोई फायदा नहीं मिला। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुल्ला ने मुखबिरों की मदद ली, लेकिन वह पूरा दिन बीत गया। पुलिस को कहीं से भी मृतका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एक ओर थाना पवई पुलिस जहां लाश की शिनाख्त के लिए हाथ पैर मार रही थी, वहीं दूसरी ओर घटनास्थल से लौट कर आने के बाद जॉइंट पुलिस कमिश्नर हिमांशु राय ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दहिसर क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मिलिंद खेतले को सौंप दी थी। आदेश मिलते ही मिलिंद खेतले ने सहयोगियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में तमाम माथापच्ची के बाद भी जांच को आगे बढ़ाने की कोई राय नहीं मिली। इसकी वजह यह थी कि एक तो अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी, दूसरे घटनास्थल से कोई सबूत भी नहीं मिला था। हत्यारे ने मृतका की शिनाख्त इस तरह मिटाई थी कि उसका फोटो भी अखबार में नहीं छपवाया जा सकता था, जबकि बिना लाश की शिनाख्त के जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी मिलिंद इस मामले को लेकर थोड़ा परेशान जरूर थे, लेकिन निराश बिल्कुल नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस मामले को वह शीघ्र ही सुलझा लेंगे। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मिलिंद खेतले ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए 4 टीमें बनाई, जिनमें पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कानड़े, संदीप विश्वासराव, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मनोहर दलवी, विजय कांदलगांवकर, संजय मराठी, राहुल देशमुख, सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण लाड को शामिल किया। इसके बाद उन्होंने चारों टीमों को जांच के लिए लगा दिया। सभी टीमों को निर्देश दिया गया कि वे शहर के हर थाने में जाकर स्वयं पता करें कि उनके यहाँ किसी लड़की की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज कराई गई है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मिलिंद खेतले की यह युक्ति काम कर गई और गोरेगांव ईस्ट के थाना बनराई गई पुलिस टीम को पता चल गया कि 10 नवंबर को यहाँ एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। ये गुमशुदगी घाटकोपर की अमृत नगर कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र कुमार संपत ने दर्ज कराई थी।
इसके बाद क्राइम ब्रांच की जांच टीम ने गुमशुदगी दर्ज कराने वाले राजेंद्र कुमार संपत को क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुला लिया। उनसे पूछताछ में पता चला कि लाश की शिनाख्त के लिए वह थाना पवई गए थे, जहां से जेजे अस्पताल ले जाकर उन्हें वह लाश दिखाई गई थी। लेकिन लाश की स्थिति ऐसी थी कि उसे देखकर पहचान पाना संभव नहीं था। केमिकल से लाश का अधिकतर हिस्सा जला दिया गया था, लेकिन हाथ के कंगन से उन्होंने शव को पहचान लिया था। लाश उनकी बेटी विभूति की थी। राजेंद्र कुमार संपत का कहना था कि 9 नवंबर की सुबह ऑफिस के लिए निकली विभूति 10 नवंबर की शाम तक घर नहीं पहुंची, तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। उसकी कंपनी में तो पता किया ही, उसके यार दोस्तों और नाते रिश्तेदारों से भी पूछा। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने गोरेगांव ईस्ट के थाना वनराई में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाना पवई पुलिस ने जब जंगल से लाश बरामद की तो उसी दर्ज रिपोर्ट के आधार पर उन्हें थाना पवई बुलाकर वह लाश दिखाई गई थी। इसके बाद उन्होंने जो बताया वो इस प्रकार था। राजेंद्र कुमार संपत अपने परिवार के साथ घाटकोपर के अमृत नगर कॉलोनी में रहते थे। उनका अपना व्यवसाय था। 29 वर्षीय विभूति उनकी इकलौती संतान थी। इकलौती होने की वजह से वह उन्हें बहुत प्यारी थी। विभूति पढ़ने लिखने में ठीक थी। बीएससी करने के बाद उसने घाटकोपर के सौम्या कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया तो गोरेगांव स्थित केकेसीएल कंपनी में उसे एग्जीक्यूटिव फैशन डिजाइनर की नौकरी मिल गई थी। वह समय पर ऑफिस जाती थी और समय पर घर आ जाती थी। कभी बाहर ऑफिस में काम होता तो देर भी हो जाती थी। जरूरत पड़ने पर वह दूसरे शहरों में भी जाती रहती थी। उस दिन भी उसने कहा था कि काम अधिक होने की वजह से उसे देर हो जाएगी, इसलिए उस दिन वह नहीं आई तो घर वालों को लगा कि काम की वजह से वह घर नहीं आ पाई। क्राइम ब्रांच की टीम को घर वालों से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी जिससे उन्हें जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलती। इस टीम ने उसके ऑफिस जाकर उसके सहकर्मियों से भी पूछताछ की, लेकिन वहां से भी पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। तब क्राइम ब्रांच की टीम उन लोगों के फोन नंबर लेकर अपने ऑफिस आ गई जो विभूति के कुछ ज्यादा ही करीबी थे। अब पुलिस के पास हत्यारों तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा था, वह था विभूति का मोबाइल फोन नंबर। पुलिस ने विभूति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पुलिस को एक नंबर पर शक हुआ, क्योंकि उस नंबर पर विभूति की सबसे ज्यादा बातें हुई थी। जिस दिन विभूति गायब हुई थी उस दिन उस नंबर से फोन तो नहीं आया था, लेकिन एसएमएस जरूर किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उस फोन की लोकेशन निकलवाई तो उसकी लोकेशन वहां की मिल गई जहां से विभूति की लाश बरामद की गई थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर विले पार्ले जोहू स्कीम के रहने वाले गौरव बरुआ का निकला। क्राइम ब्रांच की ये टीम गौरव बरुआ के घर पहुंची और पूछताछ के लिए उसे दहिसर स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले आई। पूछताछ में पहले तो गौरव बरुआ ने विभूति की हत्या के मामले में खुद को निर्दोष बताया। पहले तो उसने विभूति को जानने से ही मना कर दिया था, लेकिन पुलिस ने विभूति की कॉल डिटेल्स में उसका नंबर दिखाया और जिस दिन वह गायब हुई थी उस दिन उसके द्वारा भेजा गया एसएमएस दिखाने के साथ घटनास्थल की उसके मोबाइल फोन की लोकेशन दिखाई तो वह टूट गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। गौरव बरुआ द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के बाद क्राइम ब्रांच टीम ने 12 नवंबर 2013 को उसे बोरिवली की अदालत में पेश करके विस्तृत पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान की गई पूछताछ में गौरव बरुआ से जो पता चला वह इस प्रकार था। 35 वर्षीय गौरव बरुआ दिलीप बरुआ का इकलौता बेटा था। दिलीप बरुआ मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। बरसों पहले वे मुंबई आए तो उन्होंने नौकरी करने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू किया। वह सीधे साधे सरल स्वभाव के मिलनसार आदमी थे, इसी वजह से उनका व्यवसाय चल निकला। दिलीप बरुआ के पास पैसा आया तो उन्होंने विले पार्ले जोहू स्कीम जैसे पॉश इलाके में अपने लिए एक छोटा सा बंगला खरीद लिया। ये ऐसा इलाका है जहां अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी जैसे लोग रहते हैं। गौरव बरुआ छोटा था तभी दिलीप बरुआ की मौत हो गई थी। उसके बाद व्यवसाय और गौरव की जिम्मेदारी उसकी मां ने संभाली। मां ने गौरव को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि उसने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। उसने मीठीबाई कॉलेज से बीएससी किया और इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स करके अपना खुद का काम करने लगा। अपने इसी काम की वजह से गौरव बरुआ को अक्सर बाहर जाना पड़ता था।
ऐसे में घर में उसकी माँ अकेली रह जाती थी, इसलिए वह बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश करने लगी। शीघ्र ही उन्हें लड़की मिल गई और उससे उन्होंने गौरव की शादी कर दी। लेकिन गौरव पर हुआ कि यह शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। पत्नी तलाक लेकर चली गई। पत्नी ने उसके साथ जो व्यवहार किया था उससे उसे औरतों से नफरत हो गई। लेकिन विभूति से उसकी मुलाकात के बाद उसे फिर से एक औरत की जरूरत महसूस होने लगी। उसने विभूति से दोस्ती कर ली। उसे उससे प्यार नहीं हुआ। उसने उसे मात्र हवस शांत करने का साधन समझा था। यही वजह थी कि जब विभूति ने उसकी हवस शांत करने से मना किया तो उसने उसे खत्म कर दिया। पूछताछ और सबूत जुटाकर क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मिलिंद खेतले ने गौरव को थाना पवई पुलिस को सौंप दिया, जहां गौरव के खिलाफ विभूति की हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कथा लिखे जाने तक गौरव जेल में ही था। उसकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना